वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्त वर्ष के लिए भारत का बजट पेश कर दिया है, जो कि जाहिर तौर पर जिसका इंतजार भारत के तमाम लोगों द्वारा बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। सबसे विशेष बात ये रही है कि ये मौजूदा सरकार का अंतिम फुल फ्लेज्ड बजट है। हालांकि इसके बाद भी 2024 में सरकार द्वारा एक बजट जरूर पेश किया जाएगा, लेकिन वो बजट पूर्ण बजट नहीं होगा। ये वाला जो बजट है वो पूर्ण बजट है। तो इसी वजह से ये वाला जो बजट है साल 2023-24 का बजट, ये बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। तो जाहिर तौर पर इस बजट की तमाम विशेषताओं को जानना भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय से संबंधित बजट की तमाम विशेषताओं, बजट के तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे, बुनियादी स्तर पर इसे समझने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी उन बिंदुओं की बात कर लें जिनके जरिए वीडियो को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले न्यूज यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम बजट 2023-24 के बारे में कुछ बुनियादी बातें जानेंगे। इन बुनियादी बातों के बाद हम बजट की विशेषताओं पर बात करेंगे और अंत में निष्कर्ष जानने की कोशिश करेंगे कि हम बजट को लेकर बुनियादी तौर पर क्या देख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं इस बजट से, और अंत में एक प्रश्न की भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और बजट जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं साल 2023-24 के बजट के बारे में। बजट की कुछ बुनियादी बातें जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बजट होता क्या है। तो बजट को हम केंद्र सरकार के एक्सपेंडिचर यानी केंद्र सरकार कितना खर्च करती है, केंद्र सरकार के कर यानी सरकार कितना कमाती है, केंद्र सरकार के ट्रांजैक्शंस और केंद्र सरकार की लोगों के लिए शुरू की गई योजनाओं के एक ब्लूप्रिंट के तौर पर देख सकते हैं। यानी बजट में सरकार इन तमाम चीजों को शामिल करती है। अब बजट का जिक्र जो है वो हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 सरकार को यह दायित्व देता है कि सरकार संसद के सामने एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पेश करेगी। यहां दिलचस्प बात यह है कि भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का जिक्र है और इसी शब्द को हम आम बोलचाल की भाषा में बजट के तौर पर संबोधित करते हैं। इसके अलावा इस वर्ष जो हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया गया है, ये बजट जो है वो साल 2023-24 के लिए पेश किया गया है, यानी आगामी वर्ष के लिए पेश किया गया है। इसी वजह से ये बजट जो है वो बहुत ज्यादा विशेष हो जाता है। हालांकि इस बजट में कुछ विशेष बातें भी की गई हैं। इस बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि साल 2022-23 में भारत की जो आर्थिक विकास दर रहने वाली है वो मुख्य तौर पर अनुमानतः 7% के आसपास रह सकती है। वित्त मंत्री का कहना है कि ये जो 7% की विकास दर है ये तुलनात्मक रूप से दूसरे देशों की तुलना में बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मौजूदा समय में हमारी जो दुनिया है वो कोविड-19 महामारी का सामना कर रही है। ग्लोबल रिसेशन देखने को मिल रहा है, वैश्विक स्तर पर मंदी देखने को मिल रही है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, सप्लाई चेन बाधित हो रही है और इन तमाम अनिश्चितताओं के बीच दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का आर्थिक विकास बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसे में भारत जब 7% की विकास दर से वृद्धि कर रहा है तो जाहिर तौर पर यह भारत के लिए, भारत के वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है। ऐसा वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट पेश करते हुए कहा गया। इसके अलावा उन्होंने सदन को यह भी बताया कि इस साल यानी साल 2022-23 में भारत सरकार द्वारा जो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, यानी तकरीबन 6.4% का लक्ष्य, सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत हद तक सफल रही है। राजकोषीय घाटे का क्या मतलब है? तो राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार कितना ज्यादा खर्च कर रही है और सरकार कितना कमा रही है। इन दोनों के बीच का अंतर ही राजकोषीय घाटा कहलाता है। 6.4% राजकोषीय घाटे का मतलब है कि सरकार के व्यय और सरकार के जो राजस्व था उन दोनों के बीच 6.4% का अंतर था कुल जीडीपी की तुलना में। इसके अलावा साल 2023-24 में सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे लक्ष्य को कम कर लिया है और साल 2023 का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो तकरीबन 5.9% पर ला दिया गया है, जो कि जाहिर तौर पर सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है इस पूरे लक्ष्य को प्राप्त करना। हालांकि
अगर सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है तो इसकी वजह से बाजार में एक बहुत बड़ी खुशी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जब सरकार के पास घाटा कम होगा तो इसकी वजह से सरकार को बाजार से उधार कम लेना पड़ेगा, तो बाजार में ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद होगी और जो व्यवसायी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बाजार से उधार लेकर अपने व्यवसाय में निवेश कर सकेंगे, जो कि जाहिर तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में योगदान देगा। तो ये तो बात हुई बजट के बारे में। इसके अलावा वित्त मंत्री द्वारा इस साल का जो बजट पेश किया गया है, उस बजट के मुख्य तौर पर 7 पिलर्स मौजूद हैं। 7 जो हैं वो पॉइंट्स हैं और इन्हीं 7 पॉइंट्स को समग्र तौर पर वित्त मंत्री द्वारा सप्तऋषि के तौर पर संबोधित किया गया और भारत का इस साल का जो बजट है वो इन्हीं 7 पॉइंट्स पर, इन्हीं 7 बिंदुओं पर आधारित है। इनमें मुख्य तौर पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, ग्रीन पावर, इसके अलावा अनलीशिंग द पोटेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के तमाम क्षेत्र शामिल हैं और इन क्षेत्रों पर हम आगे चलकर विस्तार से बात करेंगे। तो ये तो बात हुई कि इस बार के भारत का जो बजट है उसकी बुनियादी बातें क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बजट के बारे में विस्तार से बात करते हैं, बजट की विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने बात की थी कि बजट के मुख्य तौर पर 7 पिलर्स मौजूद हैं। उन्हीं 7 पिलर्स में से एक पिलर है मुख्य तौर पर समावेशी विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब ये जो समावेशी विकास का जो पिलर है, इस पिलर के मुख्य तौर पर 3 क्षेत्र शामिल हैं। इसमें सबसे पहला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है स्वास्थ्य क्षेत्र और तीसरा है शिक्षा क्षेत्र। इन्हीं तीनों क्षेत्रों के माध्यम से भारत में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। सबसे पहले कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की है। मसलन सबसे पहला प्रयास ये होगा कि सरकार मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने पर जोर देगी, यानी किसानों को डिजिटल सॉल्यूशंस प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके माध्यम से जाहिर तौर पर हम किसानों को आधुनिक तकनीक के जरिए और बेहतर ढंग से जोड़ सकेंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक एग्रीकल्चरल एक्सेलरेटर फंड को स्थापित करने की भी बात की है। इस फंड के जरिए मुख्य तौर पर जो कृषि क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स हैं, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े इनोवेटिव आइडियाज हैं, उन आइडियाज को फंड करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें फंड देने की, उन्हें वित्त देने की कोशिश की जाएगी ताकि उन आइडियाज को भारत के तमाम क्षेत्रों तक फैलाया जा सके। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार एक हॉर्टिकल्चरल क्लीन प्लांट प्रोग्राम की भी शुरुआत करेगी और इस हॉर्टिकल्चरल क्लीन प्रोग्राम के जरिए भारत में मुख्य तौर पर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। जैसे भारत में जो पौधे उगते हैं, इसके अलावा भारत में जो फूल हैं, जो फल हैं, इन चीजों को, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, उन क्रॉप्स को भारत में और ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सरकार भारत में मिलेट यानी कि अन्न को बढ़ावा देने के लिए बाजरा, ज्वार, इन तमाम चीजों को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक योजना की भी शुरुआत करेगी। सरकार इस संबंध में ग्लोबल हब फॉर मिलेट की स्थापना करेगी और इसकी स्थापना जो है वो मुख्य तौर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, जो कि हैदराबाद में मौजूद है, इसको फंड दिया जाएगा और यहाँ पर एक सेंटर स्थापित किया जाएगा जहां पर मिलेट पर और ज्यादा रिसर्च होगी, उसे इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, जो कि जाहिर तौर पर भारत में बहुत बड़ी उपलब्धि साबित होगी अगर भारत इस पूरे क्षेत्र में बेहतर काम कर लेता है। और इस पूरे क्षेत्र को, इस पूरे योजना को आगे बढ़ाने के लिए इसके वित्त मंत्री ने एक नाम भी दिया है, इसका नाम है श्री अन्न योजना। तो जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हो सकती है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार मुख्य तौर पर जो कृषि से जुड़े जो संबद्ध क्षेत्र हैं, जैसे मुख्य तौर पर एनिमल हस्बेंड्री, जो पशुपालन क्षेत्र है, इसके अलावा जो डेयरी सेक्टर है और जो मत्स्य पालन क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों से जो किसान जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, सरकार उन लोगों को लक्षित ऋण प्रदान करने की कोशिश करेगी। इन लोगों के लिए मुख्य तौर पर 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण निर्धारित किया गया है, फंड डिसाइड किया गया है और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को इतना ऋण सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं कि सरकार कृषि क्षेत्र को लेकर बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है और इस बजट में मुख्य तौर पर कृषि को लेकर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की कोशिश की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और हेल्थ सेक्टर को लेकर क्या बातें की गई हैं, हेल्थ सेक्टर पर देखते हैं। तो हमने बीते दिनों ध्यान दिया था कि जब भारत में कोविड-19 महामारी आई थी तो इस महामारी की वजह से भारत के हेल्थ सेक्टर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। इसी प्रभाव को देखते हुए भारत में उस समय हमने ये भी महसूस किया था कि जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े वर्कर्स हैं, जैसे जो नर्सिंग स्टाफ है, उसमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिली थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि सरकार इस साल 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना करेगी,
जहां पर महिलाओं को, पुरुषों को नर्सिंग क्षेत्र से जुड़े प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार भारत में सिकल सेल अनीमिया को खत्म करने के लिए, पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक योजना को लेकर आएगी, जो कि मौजूदा समय में भारत के लिए, भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसके अलावा केंद्र सरकार भारत में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र को लेकर, दवा क्षेत्र को लेकर, दवाओं के सेक्टर को लेकर एक नया प्रोग्राम लॉन्च करेगी, जिस प्रोग्राम के तहत मुख्य तौर पर फार्मास्यूटिकल रिसर्च पर ध्यान दिया जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर भारत को दवाओं के हब के तौर पर, फार्मास्यूटिकल हब के तौर पर विकसित करने में मदद करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार मुख्य तौर पर ICMR यानी इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की जो लैब्स हैं, इन लैब्स के जरिए भारत में पब्लिक और प्राइवेट मेडिकल रिसर्च को जॉइंटली स्तर पर, संयुक्त स्तर पर बढ़ावा देने की कोशिश करेगी। और इस पूरी पहल के जरिए भारत में मेडिकल रिसर्च का जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को और ज्यादा बेहतर ढंग से विकसित किया जा सकेगा। तो ये तो 2 क्षेत्रों की बात हुई। इसके अलावा हमने बात की थी कि इसमें शिक्षा भी शामिल है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा क्षेत्र को लेकर क्या किया गया है। तो शिक्षा क्षेत्र को लेकर मुख्य तौर पर सरकार ने शिक्षकों को और ज्यादा प्रशिक्षित करने की बात की है, और इस प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार मुख्य तौर पर भारत में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स के जरिए, ये जो इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के जरिए जिला स्तर पर जो मुख्य तौर पर जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को स्किल प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, उन्हें और ज्यादा प्रशिक्षित करने की बात की गई है, ताकि वो अपने स्टूडेंट को बेहतर ढंग से पढ़ा सकें। इसके अलावा भारत में कोविड-19 महामारी की वजह से जो लर्निंग लॉस देखने को मिला था, जो पढ़ाई की कमी देखने को मिली थी, उस कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार मुख्य तौर पर एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का भी गठन करेगी, जहां तमाम तरह की किताबें मौजूद होंगी और कोई भी विद्यार्थी या फिर कोई भी व्यक्ति उस पोर्टल पर जाकर, उस लाइब्रेरी पर जाकर किसी भी किताब को एक्सेस कर सकेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यह भी घोषणा की है कि सरकार मुख्य तौर पर राज्यों को भी इस तरह की लाइब्रेरी गठित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। राज्य यदि चाहें तो वो अपने स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, वार्ड के स्तर पर भी इस तरह की लाइब्रेरीज गठित कर सकते हैं, फिजिकल लाइब्रेरीज गठित कर सकते हैं, जहां पर युवाओं को और ज्यादा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर हमने बात की कि भारत में केंद्र सरकार द्वारा समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पिलर की, यानी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सरकार क्या लेकर आई है। तो इस संबंध में मुख्य तौर पर सरकार द्वारा भारत में जो प्राचीन संस्कृति है, उस संस्कृति को बढ़ावा देना, इसके अलावा जो आदिवासी समुदाय है, उस समुदाय को भारत की मुख्यधारा में जोड़ने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए सरकार जो PVTGs हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल जो ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स के लिए एक योजना की शुरुआत करेगी, उनके लिए एक डेवलपमेंट मिशन लॉन्च किया जाएगा, और इस मिशन के जरिए भारत में PVTGs को भारत के समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर यह जान लेना भी जरूरी है कि भारत में वर्तमान समय में 75 PVTGs मौजूद हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो PVTGs हैं वो उड़ीसा में मौजूद हैं। इसको लेकर हमें कई बार सवाल देखने को मिलते रहे हैं। तो ये तो PVTGs की बात हुई। इसके अलावा केंद्र सरकार कर्नाटक में जो तमाम जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भारत में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देने के लिए भी एक प्रोग्राम को लेकर आएगी, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोग्राम को लेकर आएगी, जहां पर कर्नाटक के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं, वहां पर लोगों को वित्त प्रदान किया जाएगा, ताकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी ले सके, माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी ले सकें, और वहां पर जो तमाम फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों को और बेहतर ढंग से प्रबंधित किया जा सके और बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार भारत में जो पुरानी संस्कृतियां हैं, जो पुरानी इंस्क्रिप्शंस हैं, जो पुरा लेख हैं, उन लेखों को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए भी एक योजना की शुरुआत की जाएगी, ताकि भारत में जो पुरानी संस्कृति है, उस संस्कृति को डिजिटल रूप से संजोया जा सके, उस संस्कृति को भविष्य की पीढ़ी तक ट्रांसफर किया जा सके। तो जाहिर तौर पर ये केंद्र सरकार द्वारा इस तरह की योजनाओं की शुरुआत की गई है। अब आगे बढ़ते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार की झोली में क्या है, बजट में किस तरह की चीजें पेश की गई हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, इस बार बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि सरकार का मानना है कि यदि हमें लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर, मुख्य तौर पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को अपनी GDP के 33.4% पर लेकर आएगी।
जो कि बहुत ज्यादा है। यानी केंद्र सरकार अपनी कुल जीडीपी का तकरीबन 33% हिस्सा जो है, 33.4% हिस्सा जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर खर्च करेगी। रोड बनाने पर खर्च किया जाएगा, हाईवेज बनाने पर खर्च किया जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। इसके अलावा भारत में जो राज्य हैं, उन राज्यों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 50 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन भी प्रदान किया जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर राज्यों को ये इस तरह से प्रोत्साहित करेगा कि राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे सके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान दे सके। इसके अलावा केंद्र सरकार भारत में UIDF यानी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का गठन करेगी और इस फंड के जरिए भारत में टियर 2 और टियर 3 सिटीज के डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा, जो कि जाहिर तौर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब जब केंद्र सरकार इन्वेस्टमेंट पर इतना ज्यादा ध्यान देगी, इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग पर इतना ज्यादा ध्यान देगी, तो इसका प्रभाव समग्र तौर पर यह होगा कि इसकी वजह से भारत में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने की वजह से भारत का आर्थिक विकास दर भी अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और मौजूदा क्षमता और तकनीक विकास पर सरकार क्या जोर दे रही है उसकी बात करते हैं। तो इस संबंध में सबसे पहले केंद्र सरकार ने AI पर ध्यान दिया है। केंद्र सरकार भारत में मेक AI इन इंडिया योजना को लेकर आएगी, जिसके जरिए भारत में जो कृषि क्षेत्र है, जो आर्थिक विकास क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो AI सॉल्यूशंस हो सकते हैं, AI बेस्ड जो सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उन सॉल्यूशंस को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार भारत में नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी को भी लॉन्च करेगी। इस पॉलिसी के जरिए भारत में जो डेटा है, उस डेटा को किस तरह से गवर्न किया जाएगा, उस पॉलिसी को, इस तरह के प्रावधान उस पॉलिसी में शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार भारत में विवाद से विश्वास फर्स्ट योजना को और ज्यादा बढ़ावा देगी, जिसके जरिए MSMEs यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जो नियम कानून है, उन नियम कानूनों को और ज्यादा सरल बनाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार E-कोर्ट्स के फेज 3 की भी शुरुआत करेगी। E-कोर्ट्स का जो शुरुआत थी वो भारत में न्यायपालिका के बोझ को कम करने के लिए की गई थी, भारत में लोगों को और बेहतर ढंग से न्याय प्रदान करने के लिए की गई थी। तो केंद्र सरकार अब इसके फेज 3 की शुरुआत करेगी। इसके अलावा केंद्र सरकार भारत में 5G को बढ़ावा देने के लिए 100 प्रयोगशालाओं का भी गठन करेगी, जिसके जरिए भारत में 5G के विकास को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सकेगा। तो ये तो बात हुई तकनीक के बेहतर उपयोग की। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रीन एनर्जी को लेकर भी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। मसलन सरकार भारत के जो तमाम राज्य हैं, उन राज्यों को, यदि वो राज्य अपने क्षेत्रों में अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स को बढ़ावा देते हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार उन राज्यों को इंसेंटिव प्रदान करेगी, प्रोत्साहन देगी। और इसके लिए केंद्र सरकार ने PM प्रणाम नाम से एक योजना की भी शुरुआत की है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने भारत में 500 से ज्यादा वेस्ट टू वेल्थ प्लांट गठित करने का भी निर्णय लिया है और इन प्लांट्स को भारत में गोवर्धन स्कीम के तहत गठित किया जाएगा। इन पूरे प्लांट्स में भारत में जो वेस्ट चीजें हैं, उन वेस्ट चीजों को वेल्थ में, संपदा में बदलने की कोशिश की जाएगी, जो कि भारत में सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इस तरह की तमाम योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा शुरू करने की बात की गई है। एक योजना इसमें यह भी है कि केंद्र सरकार भारत में जो तमाम पुराने व्हीकल्स हैं, जिनकी वजह से भारत में पॉल्यूशन होता है, उन व्हीकल्स को नए व्हीकल्स में बदलने के लिए एक फंड का भी गठन करेगी। तो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ग्रोथ को भी बढ़ावा देने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। आगे बढ़ते हैं, युवा शक्ति पर क्या ध्यान दिया गया है उसकी बात करते हैं। यूथ के लिए क्या क्या योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सरकार PMKVY 4.0 यानी इस योजना के चौथे चरण की शुरुआत करेगी। इस योजना के तहत मुख्य तौर पर, इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना के तहत मुख्य तौर पर युवाओं को और ज्यादा प्रशिक्षित करने की कोशिश की जाती है, उन्हें कौशल यानी स्किल प्रदान करने की कोशिश की जाती है। और इसका जो चौथा चरण होगा, इस चौथे चरण के तहत मुख्य तौर पर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे AI हो गया, कोडिंग हो गया, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन तमाम टेक्नोलॉजीज को भी इस नए मॉड्यूल में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार भारत के ऐसे 50 स्थलों की पहचान करेगी, कम से कम 50 स्थलों की पहचान की जाएगी जहां पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। और केंद्र सरकार उन 50 क्षेत्रों को विकसित करेगी और वहां पर न केवल घरेलू पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा, बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने की बात की जाएगी। इसके अलावा केंद्र सरकार एक यूनिटी मॉल गठित करने की भी बात कर रही है, जिस यूनिटी मॉल में मुख्य तौर पर ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसके अलावा भारत की जो GI टैग वाले प्रोडक्ट हैं या फिर जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हैं,
इन प्रोडक्ट्स को वहां पर बेचने की कोशिश की जाएगी। तो इसके जरिए जाहिर तौर पर भारत के जो युवा हैं उन्हें और ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो ये युवाओं के लिए प्रोग्राम्स की बात हुई। आगे बढ़ते हैं और अपने वित्तीय निवेश की बात करते हैं। वित्त क्षेत्र के लिए सरकार क्या लेकर आई है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले केंद्र सरकार एक नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री का गठन करेगी और इस रजिस्ट्री का प्राथमिक कार्य यह होगा कि भारत में लोन का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाया जाए, लेंडिंग का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को और ज्यादा कुशल बनाया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर का भी गठन करेगी। इस पूरे जो सेंटर है, इस पूरे सेंटर का प्राथमिक कार्य भारत में जो कंपनी एक्ट 2013 है, इस एक्ट के बहुत बेहतर ढंग से इस एक्ट को बहुत बेहतर ढंग से लागू करने के लिए इस पूरे सेंटर का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार भारत में जो MSMEs हैं यानी स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेस हैं, उन एंटरप्राइजेस के लिए गारंटी लेंडिंग की योजना भी लेकर आई है। उन एंटरप्राइजेस को सरकार द्वारा तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए तक का गारंटीड लोन दिया जाएगा और उनसे कोई भी कोलेट्रल भी नहीं लिया जाएगा, कोई जमानत पर कोई चीज भी नहीं ली जाएगी। इस तरह की तमाम योजनाएं सरकार लेकर आई है। महिलाओं के लिए योजना है, सीनियर सिटीजन्स के लिए योजना लेकर आई है और तमाम क्षेत्रों के लिए, शेयर मार्केट के लिए भी सरकार बहुत सारे प्रयास कर रही है। तो ये तो फाइनेंशियल सेक्टर की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्षेत्र में इस पूरे बजट की वजह से क्या चीजें महंगी हो रही हैं और क्या सस्ती हो रही हैं उसकी बात करें तो बजट में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की गई है उसकी वजह से भारत में जो चीजें सस्ती होंगी उसमें एयरप्लेन और एयरक्राफ्ट के जो पार्ट्स हैं वो सस्ते होने वाले हैं। इसका प्रभाव ये होगा कि भारत में हवाई यात्रा सस्ती हो जाएगी। इसके अलावा टीवी और कैमरे के जो पार्ट्स हैं वो भी सस्ते होने वाले हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो सस्ते होने वाले हैं। महंगा क्या होगा उसकी बात करें तो वाहन, खासतौर पर जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, जो इलेक्ट्रिक वाहन है जिन्हें विदेशों से इंपोर्ट किया जाता है, वो भारत में महंगे होने वाले हैं क्योंकि वो विदेशों से आते हैं। किचन की चिमनी, खिलौने और सिगरेट, जो लोग सिगरेट का उपयोग करते हैं उनके लिए भी बुरी खबर है कि भारत में सिगरेट अब जो है वो महंगी होने वाली है। इसके अलावा आयकर संबंधी प्रावधानों की बात करें, इनकम टैक्स को लेकर क्या बात की गई है उसको समझने की कोशिश करें तो वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि इस बार के बजट के जरिए 7 लाख तक की आय वाले लोगों पर किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इन लोगों को भारत में आयकर अधिनियम यानी इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के जरिए रीबेट मिल जाएगा, जिसके जरिए इन्हें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ विशेष बात यह है कि ये जो रिबेट मिल रहा है ये केवल नई व्यवस्था पर दिया जा रहा है, नई इनकम टैक्स रेजीम पर दिया जा रहा है। और जो लोग पुरानी इनकम टैक्स रेजीम में हैं, जिन्हें मुख्य तौर पर इनकम टैक्स एक्ट की 80C, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत छूट दी जाती है, एग्जेम्पशन दिया जाता है, उन लोगों को इस रिबेट का लाभ नहीं मिलेगा। उन लोगों को केवल 5 लाख रुपए तक की राशि पर ही रिबेट प्राप्त होगा। अब पुरानी और नई व्यवस्था क्या है तो साल 2020 में वित्त मंत्री द्वारा इनकम टैक्स की एक नई व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। तो वर्तमान समय में लोगों के पास विकल्प ये है कि वो नई व्यवस्था को भी अपना सकते हैं और पुरानी व्यवस्था का भी विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्री ने अपनी घोषणा की है कि जब भी कोई व्यक्ति नया इनकम टैक्स स्लैब में आएगा तो उस व्यक्ति पर डिफॉल्ट रूप से नई वाली इनकम टैक्स व्यवस्था लागू होगी। हालांकि यदि वो व्यक्ति चाहे तो वो पुरानी वाली व्यवस्था का चयन भी कर सकता है। तो ये तो इनकम टैक्स की बात हुई। इसके अलावा टैक्स स्लैब्स को समझने की कोशिश करें तो इसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। जैसे इस पूरे बजट से पहले भारत में जो टैक्स स्लैब थे वो 7 स्लैब्स मौजूद थे, अब इनको कम करके 6 कर दिया गया है। उदाहरण के लिए 0 से 3 लाख पर बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगेगा, 3 से 6 लाख पर 5%, 6 से 9 पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 15 से 12 पर 20% और 15 लाख से ऊपर पर 30% इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो ये तो इनकम टैक्स स्लैब्स की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि केंद्र सरकार को पैसा आता कहां से है और केंद्र सरकार का पैसा जाता कहां से है। तो केंद्र सरकार को जो सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है वो सबसे ज्यादा पैसा आता है उधार लेने से। केंद्र सरकार को तकरीबन 34% पैसा जो है वो उधार लेने से मिलता है। इसके अलावा केंद्र सरकार को जो दूसरा सबसे ज्यादा पैसा आता है वो आता है GST से, इसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स से और फिर इनकम टैक्स से। तो जाहिर तौर पर ये वो मदे हैं जिनसे केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आता है। अब सबसे ज्यादा पैसा जाता कहां से है तो सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है वो है इंटरेस्ट चुकाने में, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत ज्यादा उधार लिया हुआ है तो केंद्र सरकार को इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो केंद्र सरकार का 20% पैसा तो केवल इंटरेस्ट चुकाने में ही चला जाता है। इसके बाद स्टेट शेयर इनकम टैक्स यानी सरकार जो राज्यों का जो शेयर होता है कर में, सरकार वो भी चुकाती है।
इसके अलावा सरकार सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स पर भी खर्च करती है, यानी ऐसी स्कीम्स जिन पर सरकार 100% निवेश कर रही है, इन पर भी सरकार खर्च करती है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार जो उधार लेती है वो उसके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है, और केंद्र सरकार उस उधार पर जो ब्याज देती है वो उसके व्यय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ये तो बात हुई केंद्र सरकार का पैसा आता कहां से है और वो पैसा जाता कहां से है। अब अंत में इस बजट के निष्कर्ष पर बात करते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस बार का यानी साल 2023-24 का जो बजट है, उस बजट को हम साल 2019-20 में वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट में जो विकास की रणनीति शुरू की गई थी, उसी रणनीति के हिस्से के तौर पर हम इस बार के बजट को भी देख सकते हैं। इस बार के बजट में मुख्य तौर पर सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है और निजी क्षेत्र के इन्वेस्टमेंट, निजी क्षेत्र को निवेश करने के लिए प्रेरित करने की बात की गई है, ताकि भारत में रोजगार बढ़ावा दे सके, रोजगार ज्यादा बढ़ सके, लोगों को नौकरी मिल सके, और नौकरी मिलेगी तो इसकी वजह से विकास में भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अपने बजट के जरिए मुख्य तौर पर न्यूनतम हस्तक्षेप की पॉलिसी अपनाई है, बहुत ज्यादा कम इंटरवेंशन करने की बात की जा रही है। इसके जरिए केंद्र सरकार मुख्य तौर पर बड़े क्षेत्रों पर जोर दे रही है, जैसे कृषि पर जोर दिया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है, ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पर जोर दिया जा रहा है। तो इस तरह से केंद्र सरकार बड़े क्षेत्रों पर जोर दे रही है। इसके अलावा एक बजट की विशेष बात यह भी रही है कि इस बजट में केंद्र सरकार ने केवल राजनीति को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार नहीं किया गया है, बल्कि ये जो बजट है, इस बजट को मुख्य तौर पर भविष्य के लिहाज से तैयार किया गया है। तो ये इस बजट की कुछ विशेष बातें हुई। इसके अलावा इस बजट की जो नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि इस बजट में भारत के सामाजिक क्षेत्र यानी जो सोशल सेक्टर है, इसके अलावा जो डिफेंस सेक्टर है, इस डिफेंस सेक्टर पर बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश नहीं की गई है, बहुत ज्यादा बात नहीं की गई है इन दोनों क्षेत्रों को लेकर। तो ये तो इस बड़े बजट की कमी हुई। अब अंत में हम इस पूरे बजट को लेकर एक सवाल पर भी बात कर लेते हैं। आज का हमारा सवाल है कि बजट 2023-24 के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सरकार द्वारा किस तरह आर्थिक मंदी के दौर में विकास को संतुलित करने की कोशिश की जा रही है। तो आपको बताना है, सबसे पहले प्रमुख प्रावधानों की बात करनी है, इसके बाद बताना है आपको कि सरकार किस तरह से अपनी बजट योजनाओं के जरिए भारत में संतुलित विकास को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भारत के संविधान में बजट यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।